नमस्कार। डॉक्टर बालमुकुंद पांडे, जिन्हें हम सभी आदर और प्रेम से भाई साहब कहकर भी बुलाते हैं, का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 23 नवंबर 1964 को हुआ। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए व बीएड तथा जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से महामना मदन मोहन मालवीय व्यक्तित्व एवं विचार विषय पर पीएचडी की उपाधि अर्जित की। राष्ट्र व समाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करने के उदात्त भाव के साथ वर्ष 1990 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निकले। उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रचारक के दायित्व का निर्वहन करते हुए आपने 3 वर्ष तक नेपाल में भी कार्य किया। वर्ष 2007 से अद्यतन आप अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में क्रियाशील हैं। भारतवर्ष की अनवरत चारिका कर आपने भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व एवं संबंधित विषयों के विद्वानों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपकी अतुलनीय मेधा, समर्पण और अथक परिश्रम का ही प्रतिफल है कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना से संबंध भारतीय इतिहास संकलन समिति देश के सभी प्रांतों और अधिसंख्य जिलों में कार्यरत है। अद्भुत क्षमता के धनी डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी ने 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का सफल आयोजन किया है। देश और दुनिया भर के अकादमिक संस्थानों में 1000 से अधिक विशेष व्याख्यान दे चुके हैं। शोध व संगठन की दृष्टि से आपने अमेरिका, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल व श्रीलंका आदि का प्रवास किया है। कंबोडिया में हिंदू धर्म के प्रसरण व वहां के मंदिरों, नेपाल के जनजातीय समाज व श्रीलंका में भगवान राम से संबंधित स्थलों का आपने गहन सर्वेक्षण व अध्ययन किया है। महामना तथा पत्रकारिता, भारत रत्न महामना तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित महामना मदन मोहन मालवीय व्यक्तित्व एवं विचार आपके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ का निहितार्थ, विभाजन के गुनाहगार, प्राचीन भारत में गोमांस एक प्रवंचना, उपनिषदीय शिक्षा पद्धति, रामचरितमानस में महिला पात्र सहित 50 से अधिक शोध पत्र आपकी इतिहास दृष्टि के परिचायक हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादी इतिहासकारों तथा भारतीय इतिहास व संस्कृति के विषय में आरोपित मिथ्या व निर्मूल स्थापनों को तोड़ने व भारतीय इतिहास का सत्यपरक व मूल चित्र प्रस्तुत करने हेतु आप कृत संकल्पित हैं। मैं माननीय डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने वक्तव्य के साथ हम सबको अपना आशीर्वाद दें। परम आदरणीय भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जामखेडकर जी, परम श्रद्धेय पद्मश्री पद्म भूषण श्रीमान नागा स्वामी जी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपिता प्रोफेसर बैजनाथ लाभ जी, सदस्य सचिव भाई रजनीश जी, 2-3 अग्रपंक्तियों में बैठे हुए गुरुजन वृंद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक मंडल और संपूर्ण परिवार के सभी भैया बहनों, जहां नागा स्वामी जी बैठे हों, जामखेडकर जी बैठे हों, लाभ जी बैठे हों, हमारे अग्रपति में बैठे हुए विद्वान बैठे हों, वहां मुझे खड़ा किया गया बोलने के लिए और इतना लंबा परिचय दिया गया है कि उसी को संभालना मुश्किल है। मैं चूंकि राष्ट्रपिता के सेवा में 30 वर्षों से काम कर रहा हूं, मेरा आराध्य हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र देवता है, भारत माता है। इसलिए जो मैं करता हूं और जो मैंने समझा है, 2-4 मिनट में वही विषय आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इतिहास समेत राष्ट्र से चक्षु, यह उद्घोषणा का किया गया, लेकिन दुख तब हुआ जब चित्रकूट विश्वविद्यालय में मैं एक लेक्चर में गया था और एक वरिष्ठ इतिहासकार जो राष्ट्रवादी भी हैं, उन्होंने राष्ट्र को परिभाषित करते हुए ये कहा कि राष्ट्र की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ होती है।
स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी मन के कारण से बाद में मैं उनसे मिला और मिल से उनको निवेदन किया, गुरुजी ये भ्रम हमारा कैसे दूर होगा कि चाणक्य का राष्ट्र क्या था, अशोक का राष्ट्र क्या था, चंद्रगुप्त का क्या था, ऋग्वेद में राष्ट्र की कल्पना कैसी है, महाभारत की राष्ट्र कौन सा है, वो राम का राष्ट्र जो कश्मीर से लेकर के और लंका तक जो प्रवास है, नेपाल से लेकर लंका तक जो प्रवास करते हैं वो कौन सा राष्ट्र है, कृष्ण का वो कौन सा था जो आसाम से लेकर गुजरात तक जा रहा था, तो वो कौन सा राष्ट्र की बात आप उसके पहले नहीं था क्या, तो रामायण के पहले क्या, रामायण कब का है। जब मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा बाद में कि देखो बेटा मैं 30 साल पढ़ा हूं इतिहास और 37 साल पढ़ाया हूं, तो कुल 67 साल लगातार जो पढ़ा हूं वो पढ़ाया हूं वही याद है। अब मुझ में तुम चेंज नहीं कर सकते, मैं वही कहूंगा जो पढ़ा पढ़ाया हूं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि जब भी विद्यार्थी में जब से हुआ तब से जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे, जो इन्वायरमेंट था यूनिवर्सिटीज का और एकेडमिशियन का, उससे भारतीय चित्त से कोई संबंध नहीं था। इसीलिए भारतीय चित्त से संबंध नहीं होने के कारण से वो भारत को समझने का प्रयास ही नहीं किए और इतिहास एक ऐसे विषय हो गया जो स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आया और वही पढ़ पढ़ाकर हमने तीसरी किया है। लेकिन जब हम देखते हैं आगे उसमें तो आप लोग ठीक से बता पाएंगे उसको, जामखेड़कर जी की अथर्व में और ऋग्वेद में और संस्कृत का प्राचीन वैदिक वाङ्मय में राष्ट्र को किस प्रकार से उन्होंने सामने लाने का प्रयास किया है, हम राष्ट्र संगमणि से लेकर के और भूमि सूक्त तक किस प्रकार से एक अवधारणा का निर्माण होता है। लेकिन जब राम के काल में हम देखते हैं, रामायण काल में, तो जब अंगद बाली को भगवान राम दंडित करते हैं तो बाली पूछता है कि आपने दंडित क्यों किया मुझे, तो बताते हैं कि एक लाज है, इसके प्रति कुदृष्टि रखने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। तो बाली कहता है कि तुम होते कौन हो दंडित करने वाले मुझे। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र हूं और इस समय मैं अयोध्या का सम्राट हूं और इसलिए मैं आपको दंडित कर सकता हूं, क्योंकि अगर आपको दंडित नहीं किया तो अपराधी को, अगर राजा ने दंडित नहीं किया तो अपराधी का जो पाप है उसको राजा को भोगना पड़ता है। और इसमें मेरा प्रतिनिधि हमारा भरत है और तुम्हारे पाप से वो पीड़ित न हो, इसलिए आपको दंडित करना पड़ा। और जब भी अपराधी को दंड मिलता है, शिक्षा मिलता है, महाराष्ट्र में शिक्षा कहते हैं उसको, तो वह पवित्र हो जाता है। तो बाद में देखते हैं कि वही बाली भगवान से कहता है कि अब तो मुझे पुनर्जीवन की आवश्यकता नहीं है और मैं मुक्त हो गया। तो एक बात संकेत आता है कि वैश्वीय यज्ञ के कारण, अर्थशास्त्र यज्ञ के कारण जो भूमंडल था, जो भारतवर्ष की परिकल्पना पौराणिक आर्कोलॉजी में है, वह कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है कि पंपा सरोवर अर्थात तमिलनाडु के किनारे, समुद्र के किनारे, पहाड़ के किनारे तक के गांव में पंपा सरोवर को भी राम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि यह अयोध्या साम्राज्य के अंतर्गत है, इसलिए मैं दंडित कर सकता हूं। तो जो बीच में समस्या आई कि जो हमारे चित्त की अवधारणा के अभाव में राष्ट्र के और राज्य के जो अंतर था बीच का, वो कहीं ना कहीं डायलूट हो गया, वो नेशन में विलीन हो गया जाकर के। इसीलिए जो होना चाहिए राष्ट्र की एक अवधारणा, हमारे डॉक्टर कृष्णोपाल जी का इस पर अच्छा विचार आता है और वो कहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, तो वो कहते हैं कि भद्रम पश्याम ऋषिया, ऋषियों ने जो भद्र देखा और उसके लिए उद्घोषित किया यद भद्रम तन्नाशुआ, जो अच्छा हमारे अंदर आ जाए। इस विचारधारा का जो प्रकटीकरण हुआ उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। एक विचार यह है कि राष्ट्र एक आध्यात्मिक इकाई ही है, वो कोई भौगोलिक इकाई नहीं है। लेकिन हम जानते हैं इतिहास में कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प के माध्यम से वो सृष्टि बनती जाती है और जो राष्ट्र एक अवधारणा हमारे सामने थी वो किसी रूप में आकर के, और वो एक भारत माता के रूप में भी स्थापित है और उसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्र कोई
भौगोलिक इकाई है या राजकीय इकाई है, इससे हम थोड़ा अभी बहस चल रही है। हमको आशा है कि इस पर अच्छा प्रकाश आएगा। जो महाभारत काल में हम देखते थे, भीष्म पर्व में 9वें अध्याय में संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि जिस राष्ट्र की संघर्ष हो रहा है, तो कौरव पांडव छोटा युद्ध था, लेकिन इसमें जो आने वाले लोग हैं बहुत बड़ी संख्या है, तो लोग कौन से हैं ये, और कितना बड़ा राष्ट्र है ये। तो उसका वर्णन जो संजय करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने महाभारत में देखने का प्रयास किया था, तो उसको मैं लाया हूं। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 179 नदियों की बात करते हैं, जहां विशाल जाह्नवी सरस्वती व गोमती कौशिकी कावेरी ताप्ती सरजू गिरावती। तो ये जो 179 नदियों का नाम करते हैं, तो उसमें के सारा अफगानिस्तान, सारा पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर थाईलैंड तक सारी नदियों का नाम उसमें दिखाई देता है। और उसको कहते हैं कि उस राष्ट्र के लिए जो युद्ध लड़ने आने वाले हैं, वह उत्तर भारत से 158 जिलों के राजा हैं, जनपदों के, और वह जनपद स्वतंत्र है और वहां राजा स्वतंत्र है, लेकिन युद्ध करने वो किसी ना किसी रूप में हमारे आया है। और दक्षिण से 94 लोग आए हैं, अर्थात कुल 252 राज्यों का नाम राजाओं के सहित महाभारतकार इसमें लिखते हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि 7 महत्वपूर्ण पर्वत हैं, और इसके अलावा हजारों पहाड़ हैं जिसके अंदर लोग जीवन प्राप्त करते हैं। ये सब मिला करके एक भारतवर्ष है, और उस भारतवर्ष को के लिए यह इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, जिसका इच्छा पांडव नहीं करते, लेकिन आपका पुत्र उसकी इच्छा करता है, इसके लिए युद्ध हो रहा है। तो हम देखते हैं कि महाभारत की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा चीज हमारे सामने आता है। मत्स्य पुराण की जब बात करते हैं, तो उसमें राष्ट्र को परिभाषित करते हुए वो और संपूर्ण भूमंडल की बात करते हैं, 7 द्वीपों की बात करते हैं, 7 वर्ष की बात करते हैं, खंड की बात करते हैं। और उसके आधार पर लगता है कि ये जम्बू द्वीप हमारा जो भारतवर्ष का एक बड़ा जगह है, उसमें बहुत सारे काम की आवश्यकता है। तो आप द्वीप क्या है, उपद्वीप क्या है, खंड क्या है, उपखंड क्या है, योजन क्या है, लंबाई चौड़ाई की सारी वो वर्णन करते हैं, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। इसके अलावा भी जितने महापुरुष हुए, कालिदास से लेकर के सब लोगों ने, समुद्र से लेकर यहाँ तक, अभी एक लेटेस्ट बुक आई है, ही चीन करके लिखा है उन्होंने, हिंद और चीन दोनों मिला करके। और वो कहते हैं कि ये भारत की जो बीचों बीच धुरी है वो हिमालय है। और चीन भी, महाभारतकार भी चीन जनपद को, चीन के कई जनपदों को अपने में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारी इकाई बड़ी थी राष्ट्र, वो एक दूसरे प्रकार की इकाई थी, वो एक आध्यात्मिक इकाई थी, उसकी आत्मा संस्कृति है, और संस्कृति के द्वारा ही हम भारत को, राष्ट्र को जानने का प्रयास करते थे ऐसे। लेकिन अगर समस्या यह है कि कोई पूछे कि राष्ट्र क्या है इतिहास की दृष्टि से, तो वो बहुत कठिन है बताना ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्र क्या है, क्योंकि इतना गड़बड़ हो गया है, और इतने जो अभी के जो एविडेंसेज आए हैं उसमें इतने ठीक से लोगों ने लिखा है। लेकिन अगर हम ये देखना प्रयास करें तो हाँ, केवल भारत ही ऐसा है जिसमें राष्ट्र के लिए सोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, वैदिक वांग्मय से लेकर अब तक। अगर हम कुरान और बाइबल के आधार पर राष्ट्र को जानने का प्रयास करें तो शायद एक बार राष्ट्र का नाम आया भी नहीं होगा, आया होगा नेशन और राज्य के नाम से आया होगा। इसीलिए अवधारणा राष्ट्र की भारत ही है, और इसीलिए इस भारत राष्ट्र की जब बात करते हैं तो यहाँ जो राष्ट्र के जब विषय करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि जो जिसको आज वैल्यू कह रहे हैं, जो धर्म कह रहे हैं, जो धर्म कहते हैं, जिसका बदलते हुए वैल्यू तक पहुंच गया है, वो कहीं है तो राष्ट्र के नाम पर है। इसीलिए विवेकानंद जी उस वैल्यू की बात करते हैं, उस राष्ट्र की बात करते हैं, उस धर्म की बात करते हैं। उसी को अगर बंकिम चंद्र लिखते हैं तो सस्य श्यामलाम सुजलाम सफलम का नाम करते हैं। अगर कोई और हमारे वीर सावरकर कहते हैं तो वो भुवन वो हमारे नमस्तुते श्री महामंगले शिवास्पदे शुभदे की बात करते हैं। कोई और तमाम मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि राष्ट्र की आत्मा शिक्षा है, और शिक्षा से ही राष्ट्र को पुनर्जीवित किया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस बात को कहते हैं। ऐसे जितने महापुरुष हैं वो राष्ट्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं।
कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि देश भारत में ही राष्ट्र की चर्चा हो जाए। हमारी विभा मैडम बैठी हैं और विभा मैडम ने अपनी एक अभी लेटेस्ट एक छोटी पुस्तक लाई है और उसमें राष्ट्र की अवधारणा इतिहास के लिए एक अनिवार्य प्रश्न हो सकता है, इस प्रकार का उन्होंने उसको ट्विस्ट किया है। अभी हमने 2-3 साल पहले एक सेमिनार किया था, लगभग 1200 डेलीगेट उसमें थे, 650 पेपर आए थे। उसकी काउंसलिंग करके लगभग 300 पेपर के 3 वॉल्यूम के राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीयता अतीत से वर्तमान तक की पुस्तक को पब्लिश करने का, तो बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्र पर काम हो रहा है। और ये बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो बचपन से ही हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमको शक्ति दो, हमको ज्ञान दो, हमको शील दो, हमको वीर व्रत दो, हमको ध्येय निष्ठा दो कि इस भारतवर्ष को भारतवर्ष के समाज को धर्म के आधार पर संगठित करके हम राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में सक्षम हो पाए। वह जो राष्ट्र है जिसको दीनदयाल जी राष्ट्र पुरुष की बात करते हैं, और ऐसे राष्ट्र पुरुष जिसके हम अंग हैं, वयम राष्ट्रांग अंगभूत घटक हैं। हम राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। हम हैं तो राष्ट्र है, हम नहीं है तो राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र है तो हम हैं राष्ट्र है तभी हम हैं, और हम हैं तब राष्ट्र है। इस प्रकार की अवधारणा जो हमारे जीवन का है, ऐसे लाखों लोग दोनों हाथ उठा करके और भारत माता की जय कहते हैं और कहते हैं कि परम वैभव हमने तुम्हें तत्सराष्ट्रम, हे राष्ट्र तुमको परम वैभव ले जाने में हम सक्षम हो। ऐसे राष्ट्र को डिफाइन करने के लिए, ऐसे राष्ट्र के अवधारणा को पुष्ट करने के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने अगर कोई प्ली लिया है, आगे बढ़ा है, और ऐसे विद्वानों के माध्यम से जो आज के हस्ताक्षर हैं इतिहास के और संस्कृति के, इनके माध्यम से अगर राष्ट्र डिफाइन होगा तो निश्चित रूप से उन आचार्यों के लिए जिनको लगता है कि हम घिस गए हैं, हमारा कैसेट घिस गया है, हम राष्ट्र प्रेम के रिवोल्यूशन से पीछे नहीं ले जा सकते, उनके लिए भी और आने वाले पीढ़ी के लिए एक राष्ट्र पुरुष के रूप में, देवता के रूप में, पूज्य के रूप में, भुवन मोहिनी के रूप में, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिंहासन में बैठी हुई भारत माता के रूप में एक राष्ट्र परिभाषित होगा। इस विश्वास के साथ मैं ICHR को बहुत बहुत, इनके कर्मचारियों को, अधिकारियों को, इनके सारे काउंसिल को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपके बीच में बहुत बाधा न बनते हुए मैं अपना अनुभव आपके सामने रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।